हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कार एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी 2023 के जो 24 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, आज कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। ये देख सकते हैं आप, आज कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। आज क्या है, नो एग्ज़ाम डे है। लेकिन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो कि आपकी जो 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 14 जनवरी का एग्ज़ाम है, फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला, उस शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हूँ जो आपके आने वाली शिफ्टों में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको वीडियो को कर देना है एक लाइक और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और बेल को कर देना है ऑल पर सिलेक्ट। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आने वाली शिफ्टों में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अभी उत्सव से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपकी जो पिछली शिफ्टों में बहुत बार पूछे गए थे। तो अब पूछ सकते हैं आपसे, रण उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके गुजरात के अंदर। और इससे रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट्स भी देख लेते हैं। देखो, भारत के महत्वपूर्ण उत्सव कौन कौन से हैं? अगर बात करें महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव हैं और गुड़ी पड़वा 2 मनाए जाते हैं। उसके बाद में बात करें गुजरात की, तो गुजरात में नवरात्रि हैं, कृष्ण जन्माष्टमी है, रण उत्सव हैं और उत्तरायण है। अगर बात करें अपन मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश राज्य में कौन कौन से जो उत्सव मनाए जाते हैं, तो वहाँ पर मनाया जाता है लोक रंग उत्सव, तेजाजी उत्सव, खजुराहो उत्सव आदि मनाया जाता है। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में गणगौर है, तीज है, बूंदी है। ये फैक्ट क्या करने हैं, आपको याद कर लेने, क्योंकि ये वाले अगर उत्सवों की बात करें तो उत्सव से कोई भी पर्सन किसी भी राज्य का बन सकता है। तो आप क्या करना, इन राज्यों को अच्छे से याद कर लेना। अगर आप इनकी पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके लिए हमारा आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उस लिंक पर जाना है और उस पर टैप करके अपना जो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल को आपको कर देना सब्सक्राइब और पीडीएफ को वहाँ से आप ले लेना और याद कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वन्य संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? वन्य संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? देश के वन्य जीवों को सुरक्षा, देश के वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने व अवैध शिकार, तस्करी व अवैध व्यापार को नियंत्रण करने के उद्देश्य से 1972 में कब लागू हुआ था? कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके 1972 के अंदर लागू था। वन्य जीव अभ्यारण्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो 1972 के अंदर लागू हुआ था। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी है, वो भी अपन देख लेते हैं। तो भारत सरकार द्वारा पारित अन्य महत्वपूर्ण पर्यावरण और जैव विविधता संबंधी अधिनियम कौन कौन से हैं? तो अगर पहले की बात करें तो आता है जैव विविधता अधिनियम 2002 का। उसके बाद में आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का। उसके बाद में आता है तीसरा वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981। उसके बाद में चौथा आता वन्य संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का। उसके बाद में आता पाँचवा जल रोकथाम और प्रदूषण अधिनियम 1974 का है। यानी ये जो 5 अधिनियम हैं, इनको भी आपको क्या करने हैं, याद कर लेने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके धोलावीरा से। चलो पहले ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आता है, धोलावीरा एक हड़प्पा शहर है। तो जो धोलावीरा था वो हड़प्पा सभ्यता का एक शहर था। वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसे भी देख लेते हैं। तो धोलावीरा जो पश्चिमी गुजरात के कच्छ के रण में एक हड़प्पा शहर है को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यह सूची में अंकित होने वाली भारत की 24वीं धोलावीरा है। यानी ये भाई जो धोलावीरा सभ्यता है, धोलावीरा जो शहर है, ये आता है आपके पश्चिमी गुजरात में आता है और ये यूनेस्को में शामिल होने वाली भारत की 24वीं को एक आप क्षेत्र मान सकते हैं, या कोई 40वां शहर मान सकते हैं। धोलावीरा जो पश्चिमी गुजरात के कच्छ के रण में एक हड़प्पा शहर है को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में अंकित होने वाली भारत की 24वीं साइट है, 24वीं साइट है। यह स्थल यानी धोलावीरा वर्ष है, जो धोलावीरा स्थान है वो वर्ष 1968 में खोजा गया था। यह जल प्रबंधन, रक्षात्मक तंत्र, विशेष दफन सूचनाओं, संरचनाओं आदि जैसी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। यानी इसकी खोज हुई थी 1968 में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाँ, राजा नागभट्ट प्रथम का संबंध किस वंश से है? यानी जो नागभट्ट प्रथम है, इनका संबंध किस वंश से है? तो ये प्रतिहार वंश के राजा थे और इन्होंने ही प्रतिहार वंश की क्या की थी, स्थापना क्या की थी, इन्होंने स्थापना
की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यानी जो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर स्थित है? तो चलिए देखते हैं। ये है आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। यानी जो अंडमान निकोबार की राजधानी है वो क्या है आपके हैं? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, वहाँ पर स्थित है वीर सावरकर हवाई अड्डा। क्योंकि जो अंडमान निकोबार के अंदर हैं जो काले पानी की सज़ा दी जाती है वो यहीं पर दी जाती हैं, और यहाँ पर एक जेल थी जिसमें वीर सावरकर को रखा गया था, इसीलिए यहाँ पर जो पोर्ट ब्लेयर है वहाँ पर जो एक हवाई अड्डा बनाया गया था जिसका नाम रख दिया गया है वीर सावरकर हवाई अड्डा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच आर्टिकल हैज़ द राइट ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ? यानी कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यानी अनुच्छेद अनुच्छेद 14 से 18 के तहत समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी दिया गया। यानी आर्टिकल कौन सा आपके? 14 से आर्टिकल 18 में क्या है? राइट टू इक्वालिटी का अधिकार है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके, सिंधु विश्वविद्यालय कहाँ पर है? सिंधु विश्वविद्यालय कहाँ पर है अगर ये पूछा तो ये आता, सिंधु विश्वविद्यालय अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। यानी जो सिंधु विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है आपके? अहमदाबाद गुजरात के अंदर स्थित है। उसके बाद में अगर ये पूछ ले, सिंधु केंद्रीय विद्यालय यानी सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ खुलेगा, कहाँ पर खुलेगा? तो ये खुलेगा आपके लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर खुलेगा। अभी खुला नहीं अगर सिंधु विश्वविद्यालय तो अहमदाबाद के अंदर, और सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो लद्दाख के अंदर खुलेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के दो प्रमुख द्वीप समूह कौन से हैं? तो भारत के प्रमुख दो द्वीप समूह की बात करें तो एक तो आता है लक्षद्वीप समूह और दूसरा आता है अंडमान निकोबार। अगर बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर मौजूद है तो ये बंगाल की खाड़ी में मौजूद है। अगर बात करें लक्षद्वीप की कहाँ पर है तो ये अरब सागर के अंदर स्थित हैं। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक उदारवादी नेता थे? यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक उदारवादी नेता थे? तो देखते हैं कौन थे, कौन से आते हैं। तो इसमें नाम आता है दादा भाई नौरोजी का आता है, A.O. ह्यूम का आता है, W.C. बनर्जी का आता है। उसके बाद में आता है फरजंद मेहता का आता है, मदन मोहन मालवीय आदि का इसमें नाम आता है। यानी दादा भाई नौरोजी, एलन ह्यूम है, मदन मोहन मालवीय हैं, W.C. बनर्जी हैं और फरचंद मेहता हैं। ये भी आपके क्या हैं? उदारवादी नेता थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके, थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये बने थे यामन कुमार चौबे को बनाया गया है। उसके बाद में अगर बात करें तो 1793 में स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू हुआ था? 1993 में स्थायी बंदोबस्त कानून था जो लागू हुआ था वो था लॉर्ड कॉर्विन, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कॉर्विन के शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त जो लागू हुआ था। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके स्पोर्ट्स से। 2022 में रणजी ट्रॉफी में अपने डेब्यू मैच में 300 किस खिलाड़ी ने मारा है? यानी अपने रणजी ट्रॉफी के डेब्यू में ही सबसे ज़्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए हैं? तो वो बनाए हैं बिहार के साकिबुल गनी ने अपने डेब्यू मैच में मिजोरम के खिलाफ 405 गेंदों में 56 छक्के और 56 चौके और 2 छक्कों की मदद से 341 रन बनाए। यानी डेब्यू मैच में सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी में डेब्यू मैच में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? तो साकिबुल गनी ने बनाए। और कितने बनाए? 341 गेंदों का सामना किया, 405 गेंदों का, इसमें 56 चौके 2 छक्के थे। ये साकिबुल गनी कहाँ के हैं? बिहार के। उन्होंने किसके विरुद्ध लगाया था? तो ये लगा था मिजोरम के विरुद्ध लगाया था। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सितंबर 2021 तक भारत के किस राज्य में उच्च न्यायालय में एक भी महिला जज नहीं है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर अभी तक एक भी जो उच्च न्यायालय है उच्च न्यायालय में एक भी महिला जज नहीं है? तो वो है आपके मणिपुर है, मेघालय है, बिहार है, त्रिपुरा, उत्तराखंड की उच्च न्यायालयों में एक भी महिला न्यायाधीश नहीं। यानी ये 5 राज्यों में जो उच्च न्यायालय हैं वहाँ पर एक भी महिला न्यायाधीश नहीं
हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके गयासुद्दीन खिलजी ने जहाज महल का निर्माण कहाँ पर करवाया था? तो ये करवाया था आप मांडू मध्य प्रदेश में करवाया था। कहाँ? मांडू मध्य प्रदेश में। कब करवाया था? तो कराया था 1469 में, जिसे वह जनान खाना के रूप में इस्तेमाल करता था। जिसे वह क्या? जनान खाना के रूप में इस्तेमाल करता था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2022 मार्च 2022 में अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किसने किया था? यानी मार्च 2022 के अंदर अहमदाबाद का जो सरदार पटेल स्टेडियम है उसमें 11वें महाकुंभ जो खेलों का महाकुंभ का उसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने किया था। खेल महाकुंभ जो 2010 में गुजरात में 16 खेल और 13 लाख प्रतिभागियों के साथ शुरू हुआ था। इसमें 36 सामान्य खेल और 26 पैरालंपिक खेलों को भी इसमें शामिल किया गया था। उसके बाद में आता है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपके तुर्की भाषा में लिखी गई है। तुजुक-ए-बाबरी भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा है। बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा था। तुजुक-ए-बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खन्ना ने बाबरनामा के रूप में किया था। यानी इसका अगर पूछ ले आपका ट्रांसलेशन किसने किया, तो ट्रांसलेशन किया था अब्दुल रहीम खान खन्ना ने। और किस भाषा में किया था? तो फारसी भाषा में किया था। और इसका नाम क्या लिखा था? तो इसका नाम दिया था बाबरनामा। इसके चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कल्याणी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो गाइस आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों में जितने भी शिफ्टें हुई हैं उसमें आपके शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर पूछ ले आपके कल्याणी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो वो संबंधित है आपके मोहिनीअट्टम से। किससे? मोहिनीअट्टम। और मोहिनीअट्टम है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और क्या मोहिनीअट्टम से और भी जो संबंधित है वो भी देख लेते हैं। तो इसे हैं वी.एन. मेनन है, कल्याणी अम्मा है, सुंदा नायर हैं, क्या कमला मंडम है, कमला मंडम शेमती हैं, माधुरी अम्मा हैं और जयप्रभा मेनन हैं। यानी ये सारी की सारी हैं वो आपके किससे संबंध है? मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं। आज के लिए बस, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को कर दें एक लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल को क्या कर दें, जो बेल है तो उसको कर देंगे आप ऑल पर सेलेक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले की यानी 15 तारीख की जो भी शिफ्ट होंगी उन शिफ्टों की बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उसके लिए आप हमसे बने रहे हैं। इसमें नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। नोटिफिकेशन आपको क्या करना पड़ेगा? जो रेड बटन आपको दिखाई दे रहा है उसको आपको क्या करना है? उखाड़ कर फेंक देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे